भारतर सुप्रसिद्ध योद्धा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एवं आउ गोटे परिचय जदि कहवा जदिओ परिचय अनावश्यक तथापि मु जणाइबे देबाकू चाहे भारतर सर्वश्रेष्ठ जनरल मध्य कहले तांकु अत्युक्ति हेब नाही एवं से हेउचंती आमर समस्तंकर सम्मानीय जीडी बक्सी साहब। सर स्वागत करुछि आपनकू कनक न्यूज को। थैंक यू बहुत बहुत आभार। एक बड़ा सवाल अभी आया है जो अभी आया है। इमरान खान ने जेल से बोला भारत को हमने बहुत छूट दिया, पुलवामा अटैक के बाद हमने बताया था प्रूफ देने के लिए नहीं दे पाया और चिल्लाता है भारत युद्ध करेगा। हम तो हमेशा शांति चाहते हैं लेकिन ये हमको इसका ये हमारा कमजोर नहीं है। अगर भारत शांति नहीं चाहता है तो हम भी देखने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब को तो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने जेल में डाल के रखा है और आसिम मुनीर ने उनकी इलेक्शन स्टील करी है। लेकिन जेल से वो ये जतलाना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में वो पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए वो भी जानते हैं, उन्होंने खुद कई बारी एडमिट किया है कि हाँ क्या मतलब था हमको इतने सारे टेररिस्ट कैंप लगाने का और हजारों टेररिस्ट यहाँ पालने का अफ़गानिस्तान के लिए। उसके बाद शरेआम उन्होंने बोला कि परवेज़ मुशर्रफ ने हमले कराए भारत के ऊपर। उन्होंने शरेआम बोला कि परवेज़ मुशर्रफ ने भारत पे टेररिस्ट अटैक्स कराए और ये कराए। तो ये तो दिल को लुभावने की बात करने की बात है। देखिए बात ऐसी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में उंगली कर रहा है, पंजाब में उंगली कर रहा है, उसने तख्ता पलट करवाया है बांग्लादेश में ताकि भारत को चौतरफा घेर के मार लगाई जाए। तो आप चौतरफा घेर के मार लगा सकते हो और जब भारत वापस करे तो आपके ठंडे पसीने निकलने शुरू हो गए और शांति की बातें अब याद आई हैं। उस वक़्त याद नहीं आई जब आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था हसीना वाजेद का, और वहाँ पे जाके आपके डीजी आईएसआई टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं हर चौथे दिन। अब की फौज वाले वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अरे बहुत हो गया साहब। और ये जो किया है ये तो टीवी पे रिकॉर्डेड है ना। आसिम मुनीर ने, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, राइट, जिनको मैं मुल्ला मुनीर कह रहा हूँ, इनका जो कार्यकाल है अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा डेस्परेटली 5 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ बनता है एक बार, या तो वो कुर्सी को चिपक जाता है या कुर्सी उसके पिछवाड़े में चिपक जाती। ठीक है साहब। और वो रिटायर ही नहीं होना चाहता। ठीक है, इनको भी यही बीमारी है। ये जो भी आर्मी चीफ बनता समझता मैं गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है। और इसके चलते इसने बढ़ चढ़ कर एक ऊल जलूल बयान दिया कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान इज रियासत मदीना 2.0। हम पूरी दुनिया को सिखाएंगे कि इस्लाम क्या है। हालांकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में उदय हुआ, अरेबिया के डेजर्ट में ये पला पुला, ठीक है, वहाँ से बाकी दुनिया में गया। वो लोग बदली कर रहे हैं, वो लोग लिबरलाइज हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में उनकी बेटियों को पढ़ने की इजाज़त है, अब ड्राइविंग कर सकती हैं, वो बड़ी चादर डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। और क्या कहते हैं, अबू धाबी में तो उन्होंने एक शेख ने, वेरी एनलाइटेंड शेख, उन्होंने एक मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, अक्षरधाम मंदिर बना। तो वो लिबरलाइज कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, लोगों की खुशहाली देख रहे हैं। ये फटीचर मुल्क पाकिस्तान, ये जिहादी मुल्ला मुनीर, ये दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है कि इस्लाम का मतलब जिहाद, गदर, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर और कुछ नहीं। इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, 2 रोज की रोटी आवाम को नहीं मिल रही, कोई परवाह इल्ले। ठीक है, ये लगा हुआ है कि कैसे तैसे भारत के साथ गज़वाए हिंद किया जाए। और जब गज़वाए हिंद आ रहा है
लेकिन ये ठीक है साहब, अब उसका जवाब आ रहा है तो हवा खिसक गई है साहब, बत्ती बंद हो गई है और शांति शांति के ऐसे नारे मार रहे जैसे कि सेकंड गांधी मुनीर साहब आए। सर अगर आप देखेंगे मेरा कुछ कोलीग्स जो है और मेरा ग्रुप चीफ न्यूज़ एडिटर जो है भवानी सर, उन्होंने बताया, अगर आप बख्शी साहब से, जीडी बख्शी साहब से मिल रहे हैं, एक सवाल हमारा तरफ से पूछना है। वो सवाल है, अगर न्यूक्लियर वार होगा, ये तो कभी नहीं होगा, अगर होगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम काम करेगा? चाइना का फटाका तो नहीं हो जाएगा फिर वो? देखिए अव्वल तो न्यूक्लियर वॉर करने के लिए गुर्दा चाहिए, ठीक है साहब। कारगिल के युद्ध के दौरान 3 महीने युद्ध चला था, 3 महीने, जुलाई तक, मई से लेके जुलाई तक युद्ध चला था, ठीक है साहब। और तब जो है कितने बम गिरे थे पाकिस्तान की तरफ से भारत पे? 0, जिल्च, 0 अंडा, ठीक है। 3 महीने युद्ध चला, क्या बॉम्ब नहीं थे तब उसके पास? तभी तो नए नए बॉम्ब आए थे और मुशर्रफ साहब उचक रहे थे कि अब ये बॉम्ब आ गए हैं, अब मैं टेररिस्ट वायलेंस बढ़ाऊंगा और भारत की जुर्रत नहीं होगी कि वो कन्वेंशनल दर्जे पे रिटेलिएट करे। भारत ने कन्वेंशनल दर्जे पे रिटेलिएट किया। 3 महीने युद्ध चला, एक एक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर को हमने सीमा के पार खदेड़ के सांस लिया, ठीक है। रोते गए वाशिंगटन के पास कि मेरे आका मुझे बचाओ, ठीक है। तो क्या गारंटी है कि अब आप चला सकते हैं न्यूक्लियर बम? क्योंकि पाकिस्तान के जर्नल रैशनल स्टेट एक्टर हैं, इरैशनल टेररिस्ट नहीं है, ठीक है। इरैशनल टेररिस्ट तो स्लम्स में रहते हैं, फटीचर 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही होती, भूखे नंगे होते हैं, उनको पाकिस्तान की फौज खदेड़ देती है भारत में सुसाइड वेस्ट बना के कि तेरे खानदान को थोड़ा पैसा मिल जाएगा तेरे मरने से, ठीक है। लेकिन जो जर्नैल हैं पाकिस्तान के, आलीशान बंगलों में रहते हैं, मोटर गाड़ियाँ, मर्सिडीज, ये वो, नौकर चाकर, बैटमैन शैटमैन, तो वो तो नहीं मरना चाहते ना। भारत के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं, मैं बता दूं 180 हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के कोई 172 हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे, जैसे उनके मिनिस्टर बोलते रहते हैं ना, 1.5 पौआ 2 पौए का बॉम्ब है, ठीक है, सब किलोटन रेंज में बॉम्ब है, ठीक है। और हमारे पास 10 किलोटन, 50 किलोटन, 100 किलोटन और उससे ज़्यादा के बॉम्ब हैं। जब भारत ने अपना ज़खीरा चला दिया तो पाकिस्तान काली रेत बन जाएगा। 700 साल वहाँ पे ना अनाज होगा, ना चावल होगा, ना सब्जी उगेगी, ठीक है साहब, खत्म हो जाएगा ये मुल्क। अभी अगर आप देखेंगे, चीन और तुर्की दोनों पाकिस्तान से हाथ मिला दिया। ये जो स्ट्रैटेजिकल चाल है चीन और तुर्की का, इसके पीछे का कारण क्या है सर? नहीं, कारण तो बहुत साफ है ना। जब से 1962 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान रिरियाता गया चीन के पास कि मेरे आका तुम मेरी मदद करो भारत को हराने के लिए, ठीक है। और चीन ने उसको न्यूक्लियर वेपन के डिज़ाइन दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लूटोनियम दिया। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तो शिंजियांग में टेस्ट हुआ था, लॉपनौर में, चीन की रेंज में। फिर रॉकेट मिसाइल दिए, सारे टैंक पाकिस्तान के तकरीबन चीन से आए हैं, सारे एयरक्राफ्ट तकरीबन चीन से हैं, सिवाय कुछ F-16 और मिराज जो पुराने खरीदे हुए, जो यूज़ बाय डेट ख़त्म हो गई है जिनकी, सारी तोपें शोपें सब कुछ जो है चीन से आया, ठीक है। ड्रोन शोन सब चीन से आ रहे हैं। तो साहब बात ऐसी है कि अब जो चीन ने जो लद्दाख में हरकत करी थी ओछी 2020 में, वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए की थी। लेकिन चीन को भी उल्टे बांस बरेली को पड़ गए जब भारत ने इतना ताकत झोंक दी वहाँ पे चीन के बरखिलाफ, ठीक है। और चीन हिल गया, फिर उसने बोला थॉ करो, बातचीत आई थी ना कि थॉ करो साहब, बस हो गया साहब। क्योंकि चीन की बत्ती बंद है, ताइवान की तरफ उसको वो हमला करने की सोच रहा है, साउथ चाइना सी में लड़ाई हो सकती है, वियतनाम से लड़ाई हो सकती है, जापान से लड़ाई हो सकती है।
अमेरिका हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। तो वो अपने ईस्टर्न फ्रंट को देखना चाहता है, वो दो फ्रंट पे लड़ना नहीं चाहता। दो फ्रंट पे लड़ना बड़ी भारी बेवकूफ़ी होती है। अनलेस की ज़बरदस्ती आपके ऊपर बन जाए तो कोई चारा नहीं, तो दूसरी बात है कोई चॉइस से दो फ्रंट की वॉर लड़ने वाला सबसे बड़ा गधा ही हो सकता है। अब सर तो ये भी हो एक मिनट, जो चीन है इसके चलते वो अब चाह रहा था कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। फिर पाकिस्तान रोता गया है और हमें हैरत हुई है बड़ी, और ये तो स्टैब इन द बैक है कि हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमको हॉट परस्यूट का पूरा अधिकार है और हम वो कर रहे हैं। चीन के अंदर भी शिनजियांग में आतंकवाद चल रहा है, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो बड़ी स्ट्राइक तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेगा? मतलब वो उपदेश हमको दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारी हायर देन द माउंटेन डीपर देन द सीज आयरन क्लैड रिलेशनशिप वगैरह। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि चीन खुद नहीं लड़ेगा। चीन जो है हथियार थोड़े बहुत दे देगा तो दे देगा। तुर्की भी कह रहा था कि मैं हथियार दे रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन बेच दिया था, यूक्रेन को बेच दिया था। ठीक है साहब, अब वो 7 से 10 दिन लड़ने की तैयारी थी उसकी, अब तो वो 3 से 4 दिन से ज़्यादा लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी तुर्की पे गुहार लगा रहा है कि हथियार दो मेरे आका, मेरे को ड्रोन दो। और उनका इंटेलिजेंस चीफ भी अभी पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर में आया हुआ था। सबसे ज़्यादा बत्ती बंद है पाकिस्तान की एयरफोर्स की। क्यों? क्योंकि हमारे पास S-400 मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो है अब रफाल जेट फाइटर्स हैं, आस्त्रा एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाले। ठीक है, और पाकिस्तान तो अब अपने F-16 छुपा रहा है कि हमारे S-400 जिसकी जो 600 किलोमीटर देख सकता है, 400 किलोमीटर दूर मार कर सकता है। जैसे ही ये जहाज़ उठेंगे पाकिस्तान की एयरफील्ड से, उनको ठोक दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने सारे F-16 बचाने के लिए दूर दराज पसनी ग्वादर के पास लेके जाके लगा रहा है ताकि वो बचे रहे। और JF-17 आगे कर रहा है और PL-15 वो BVR मांग रहा है चीन से। चीन ने भी जो दिया है उसको 145 किलोमीटर PL-15E वो रेंज का दिया है। ठीक है, जो कि रफाल की रेंज 150 किलोमीटर है। ठीक है, और जो JF-17 का रडार है उसकी रेंज 100 किलोमीटर, तो उसके आगे वो देख नहीं पाएगा तो क्या मारेगा। सर आपको लगता है, आपने युद्ध भी लड़ चुका है, ये जो तुर्की और चीन जो आर्म्स वेपन्स पाकिस्तान को देते हैं उसका मुकाबला भारत करने के लिए सक्षम है? बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। अभी तक जो कुछ इनके पास है, हमारे पास जो है, फॉर्चुनेटली इस सरकार ने 36 रफाल खरीद ली। फॉर्चुनेटली इस सरकार ने S-400 जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ट्रायम्फ सिस्टम रूस से खरीद लिया अमेरिका की ऑब्जेक्शंस के बावजूद। फॉर्चुनेटली हमने अपना अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमारे DRDO ने बना दिया है, और रफाल के ऊपर तो मीटियोर मिसाइल है 150-180 किलोमीटर की रेंज का। ठीक है साहब, तो हमारे पास जो है वो सक्षम है इनसे निपटने का। जो कुछ भेज सकते हैं वो भी जो है हम उनसे डील कर सकते हैं। सर मैंने खुद सुना है, काफ़ी सालों मेरा जर्नलिज्म कैरियर में, आप वार एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको लेके बहुत सारे स्पीच दिया है, फैकल्टी के नाते बहुत सारे जगह में इसको बताया है। अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जैसे एक डेडलाइन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जो 35 साल 40 साल 60 साल 50 साल से जो पाकिस्तानी औरत आके यहाँ शादीशुदा होकर रह चुका है, उनको बाल बच्चा अभी यहाँ है, उनको भगाने के लिए जो ऑर्डर हुआ है, ये वार और ह्यूमैनिटेरियन लॉ में क्या कहते हैं सर? नहीं तो जो एनिमी सिटीजन्स हैं वो उनकी तो पूरी कोशिश रहे कि यहाँ आए, यहाँ बसाएं, शादियाँ कर लें, हनी ट्रैप कर लें लोगों को हमारे, जब वो जाते हैं उधर, और फिर यहाँ आके वो अपने ठाठ से जासूसी करें। ठीक है, तो ये तो फिर नहीं चलेगा ना साहब, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन 50 साल से वो रह चुके हैं। नहीं 50 साल अभी तक हम क्या कर रहे थे? नहीं, हमको पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बीच में बार बार अमन की आशा की ब्रिगेड है एक हमारी,
कि गज़ल गाएं बैठ के, हम तो भाई भाई हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अरे साहब, ऐसी तैसी कर दी है हमारी पाकिस्तान ने। चले ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। टेररिज्म करे जा रहा है 30 साल से, ठीक है। और अब समय आ गया है कि इसको अच्छा खासा करारा पलटवार चाहिए। मुशर्रफ ने बोला था 1000 टुकड़े कर देंगे और ब्लड सेट करेंगे हम इंडिया में, यहीं बैठते बैठते बिना वार से। लेकिन अभी भी हम पुलवामा देखा है, पार्लियामेंट अटैक देखा है, अभी भी ऐसे खास कदम 26/11 देखा है, खास कदम पहलगाम उठा नहीं देखा पाया। है। पहलगाम अभी देखा है, अभी भी खास कदम उठा नहीं पाया। नहीं, अभी इंतजार करिए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने एक तो इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर ही दी है, और अब काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की भी पूरी उन्होंने छूट हमारी सशस्त्र सेनाओं को दे दी है। तो ज़रा सशस्त्र सेनाओं पे हम सब विश्वास करें और देखें कि वो क्या करते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि वो खरे कसौटी पे खरे उतरेंगे। लोग हमेशा युद्ध का जो एडवेंचर है उनको सुनने के लिए बड़ा उत्सुकता से देखते हैं और चाहते हैं इसको। और आप युद्ध लड़ चुका है, ऐसे कोई एक अनफॉरगेटेबल स्टोरी है, थोड़ा उड़ीसा लोगों के लिए बताएंगे, जो आपको बहुत एडवेंचरियस किया है और फाइनल आपका जीत भी हुआ है, लेकिन बहुत थ्रेट भी आपसे आया है? नहीं, देखिए, मैं 3 साल किश्तवाड़ में लड़ा था, 3 साल, राइट। और जब मैं वहाँ गया तो हालत बहुत ख़राब थी, वर्स्ट एरिया था। 7,000 से लेके 16,000 17,000 फुट की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करना मजाक नहीं। और जब मैं गया तो लोगों का मोराल डाउन था, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का केस हो चुका था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और ये वो चल रहा था, जिससे कि मोराल बहुत डाउन हो जाता है फौज का। तो मैंने उनको लड़ाया, काफ़ी जोश दिला के लड़ाया। उन्होंने मारने शुरू किए और मैंने बोला कि भैया टॉप लीडर मारो, मुझे प्यादे नहीं चाहिए, फुट सोल्जर नहीं चाहिए, उसकी लाश का कोई फ़ायदा नहीं। एक मारोगे 10 और आ जाएंगे। मेरे को चाहिए इनके जो कि डिविजनल कमांडर, एरिया कमांडर, तहसील कमांडर, ये जो टॉप लीडर। तो 37 हमने मार डाले। तो मेरे को धमकी आई, बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। और उन्होंने क्या किया, किश्तवाड़ में 60% मुसलमान आबादी है, 40% हिंदू है। उन्होंने एक गांव में गए, 5 हिंदू बस से निकाले, उनको ऊपर ले गए नाले में, पहाड़ में ऊपर, और वहाँ पे 6 थे, 5 मार डाले और एक को भेज दिया, जा बख्शी को बता दे। और हिंदुओं का पलायन शुरू, कहाँ से? किश्तवाड़ से। जिस तरह कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस तरह पलायन शुरू। तो मैं परेशान हो गया कि अब किया क्या जाए। 7,500 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था मेरा। मेरे पास उस वक़्त 2,500 फौज थी। 1 किलोमीटर में एक बंदा लगता, तब भी 2/3 खाली होता। तो मैंने कहा साहब, ऐसे तो मैं हर गांव बचा नहीं सकता, ये बचाऊंगा वहाँ मारेगा, वहाँ बचाऊंगा इधर मारेगा, तो ये तो मेरे को नचाता रहेगा। तो मैंने कहा मैं इनको नचाने नहीं दूंगा, मैं अब इनको नचाता हूँ। तो मैं जाके उस गुलाबगढ़ गांव में गया, 2 कंपनी पकड़ी अपनी और अपने ट्रूप्स लिए, और 30-40 गाड़ी का कानवॉय बनाया, सायरन लगा के टैं टैं करते मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कॉर्डन सर्च, तो बुरे हाल हो गए। तो 3 दिन के बाद वो आके मेरे हाथ जोड़ के, जो सरपंच खड़पंच थे, खड़े हो गए, बख्शी जी, बख्शी साहब, हमने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा आपने किया, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ किसने किया, मुझे नाम चाहिए। तो आपस में कानाफूसी करी, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, लश्कर तोयबा के पाकिस्तानी। मैंने कहा ठीक है, कल इस गांव में के जो स्कूल है वहाँ पे तमाम 15 गांव आसपास के 16 से 60 साल तक की जो भी मर्द हैं यहाँ ले आओ। तो अगले दिन वो लेके आ गए। जब वो लेके आ गए तो मैंने उनसे बोला, मैंने पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगाया, जो लाशें थी मैंने वो दिखाई। औरतें, बच्चे, 5 साल, 8 साल, 12 साल के लाशें पड़ी। 70 साल की बुढ़िया, 75 साल का बुढ़ा, 80 साल का, वो वहाँ पे लाशें पड़ी। मैंने कहा क्या ये जायज़ है? कुरान में साफ लिखा है कि जिहाद में भी औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। ये कौन है साहब? औरतें, बच्चे, बूढ़े। क्या ये जायज़ है? नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा देखिए, मेरी तरफ से एक पैगाम सुन लीजिए और सुना दीजिए
अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट। हम हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम जहां भी हो हम तुम्हें जहन्नुम के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, 1 महीना, 1 साल, ठीक है। तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे जला के, ठीक है, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की हुक्म अंजुली की है। और साहब ठीक 1 महीने बाद हमने उनको घेरा डाला। वो जंगल के बीच में एक खुला मैदान था, वहाँ पे एक झोंपड़ी थी, उसमें जाके छुपे थे ताकि कोई चुपचाप रात में उनके आ ना जाए। बहुत डर रहे थे, मर गए, डर डर के मर गए, ठीक है। तो हमने वहाँ घेर के हमला करने की कोशिश करी, कवर था नहीं, केवल घास इतनी, और उसमें हमारे कई लड़के घायल हो गए। तो फिर मैंने कमांडर को बोला, जो बटालियन कमांडर था मेरा वहाँ पे, 26 RR के अनिल खोसला, कर्नल अनिल खोसला, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने। मैंने उनको बोला कि तुम इस झोपड़ी को उड़ा दो, जला दो। माय गॉड। ठीक है साहब, रशियन थर्मोबारिक रॉकेट लॉन्चर है, फायर करो, जला दो। पहले तो वो घबराए कि साहब कोई सिविलियन अंदर ना हो। तो मैंने बोला ठीक है, उसका बड़ा सीधा तरीका है, अनाउंसमेंट करो कि हम ये धोख को जला रहे हैं। अगर कोई सिविलियन है, 10 गिन रहे हैं, हाथ खड़ा करके बाहर आ जाओ। बाहर के आना साहब, वहाँ से पंजाबी में माँ बहन की गाली। तो मैंने कहा यार पंजाबी कश्मीरी तो नहीं बोलते ना, ये तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। और तब तक हमको सिग्नल इंटरसेप्ट आ चुके थे, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर फौज के घेरे में हैं, अरे कुछ करो, कुछ बचाओ। फौज उनके जान के पीछे पड़ी है, ठीक है, कुछ करो, कुछ बचाओ। तो हमने कहा है ये वही है। लगाया रॉकेट लॉन्चर, ढाड़ से मारा, जहां फटा 8 मीटर का आग का शोला, 8 मीटर। टेम्परेचर कोर पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। खाना कितनी टेम्परेचर पे पकता है? 200 300, 1000 डिग्री सेंट। अरे साहब वो चीड़ के लकड़ी की वो थी ढोक, उसमें गोंद होती है चीड़ में। ऐसी आग पकड़ी, 400 फुट लपटें गई और 1 घंटे में जल के राख। फिर हम गए, जाके वहाँ देखा तो उनकी शरीर जल गए थे, केवल हड्डियों के, ये हड्डी का चूरा, ये हड्डी का चूरा, ये हड्डी का, ये मोटी हड्डी जो होती है वो चूरा भर था वहाँ पे। और उनकी AK-47 लकड़ी जल के राख, जो लोहे की नली थी वो ऐसे हो गई थी, इतनी गर्मी थी। मैंने कहा खूब फोटो खींचो। वो फोटो लेके हमने कहा वापस गुलाबगढ़ गांव, 15 के गांव के लोगों को बुलाओ, मर्दों को, ठीक है। और फिर मैंने पावर पॉइंट लगाया और पहले दिखाई स्लाइड हिंदू लाशों की, फिर दिखाई स्लाइड, मैंने कहा ये उसका अंजाम है। तो वो राख ही राख दिख रही थी, तो समझ नहीं आया। मैं क्या, मैं समझाता हूँ। लेसर पॉइंटर लिया, मतलब ये टांग की हड्डी है, ये हड्डी है, जल के मरे हैं, बहुत कुत्ते की मौत मरे हैं, क़यामत के दिन इनकी रूह खड़ी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर वो दिखाई AK-47 राइफल। मैंने कहा देखिए साहब, आपको लड़ने का शौक़ है, हमको बताइए, हम शौक़ पूरा कर देंगे, जहाँ लड़ना चाहते हो वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। जगह बताओ, टाइम बताओ, हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर तुमने औरतें, बच्चे और बूढ़े मारे तो तुम फिर अल्लाह ताला का खौफ देखोगे। और ये खौफ देखो, ये जल के मरे हैं, इनकी रूह नहीं खड़ी होगी क़यामत में। अभी सर वही चाहिए? ना 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 ना, 1 मिनट। उसके ये था सितंबर 2001 से लेकर आज से कोई 2 साल पहले तक कोई हिंदू का बाल बांका नहीं हुआ। और जो वो हुआ भी, वो किश्तवाड़ में कोई जाति दुश्मनी थी, उसको गोली मार दी। सारे जो हिंदू भागे थे हिमाचल प्रदेश, जम्मू, वो वापस आए। देखुतिले जहाँ कहूतिले भारतर महान योद्धा GD बक्सी, जहाँ को जेते सम्मान, जेते प्रशंसा कले भी ताहार कम रहीजिवो। गुलाबगढ़ रे हिंदू हत्यार से जो लोमहर्षणकारी कहानी वर्णना करथिले। तेणु पाकिस्तान रो आतंकवादी बा मुसलमान आतंकवादी पहलगाम रे प्रथम थर हिंदू मारि नांती, 2001 रे गुलाबगढ़ रे मध्य मारिछंती। से हत्यार प्रतिशोध आज आहुरी जोरदार करबा दरकार बोली कहिछंती GD बक्सी। नुआदिल्ली कैमरामैन महेंद्र सहित विभूति पति रिपोर्ट, कनक न्यूज।